बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है 10th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 11 से, और चैप्टर नंबर 11 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उस चैप्टर का एक टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है अल्काइल रेडिकल्स। अब अल्काइल रेडिकल्स के नाम से भी कहा जाता है, जाना जाता है, और अल्काइल रेडिकल को अल्काइल ग्रुप भी कहा जाता है। यानी कि अल्काइल ग्रुप्स के नाम से, आपको अल्काइल ग्रुप के नाम से डेफिनेशन आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, तब भी यही क्वेश्चन होगा। और अगर अल्काइल रेडिकल के नाम से क्वेश्चन आएगा तब भी यही टॉपिक आपने लिखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अल्काइल रेडिकल की डेफिनेशन। अल्काइल रेडिकल को जब हम डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो कहते हैं कि अल्काइल रेडिकल्स आर डेरिवेटिव्स। अल्काइल रेडिकल्स आर डेरिवेटिव्स। ये क्या है? ये डेरिवेटिव्स हैं। आर डेरिवेटिव्स ड्राइव किए जाते हैं, अखज किए जाते हैं। किस चीज से? आर डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स से इनको हासिल किया जाता है। अब ये जो वर्ड डेरिवेटिव है, इससे मुराद आप ऐसे लें कि जैसे हम गन्ने से चीनी यानी शुगर बनाते हैं, तो शुगर को हम ये कहेंगे शुगर इज डेरिवेटिव ऑफ शुगर केन। गन्ने का ये डेरिवेटिव है। या फिर जैसे हम कपड़े जो हैं हमारे, जो हम शर्ट्स पहनते हैं, वो किस चीज से बनी होती हैं? वो कॉटन यानी कपास से हम हासिल करते हैं, तो हम कहेंगे कि क्लॉथ्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ कॉटन। या फिर इसके अलावा अगर हम दूध और चाय को देखें, तो हम चाय जो है वो दूध से बनाते हैं, तो हम कहेंगे कि टी इज डेरिवेटिव ऑफ मिल्क। तो इसी तरह से कहते हैं कि अल्काइल रेडिकल्स क्या है? अल्काइल रेडिकल्स डेरिवेटिव्स हैं, और डेरिवेटिव्स किस चीज के हैं? ये अल्केन्स के हैं। अब उसके बाद जो चीज हमने डिस्कस करनी है वो है फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स, यानी कि अल्काइल रेडिकल्स बनते कैसे हैं। तो अल्काइल रेडिकल्स को अल्केन से ही बनाया जाता है, और इसकी जो फॉर्मेशन है वो ऐसे बनेगी कि अल्काइल रेडिकल्स आर derived from alkanes अल्काइल रेडिकल्स आर फॉर्म्ड, इनको बनाया जाता है बाय रिमूविंग। किस तरीके से बनाया जाता है? बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके। बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन, अल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दिया जाए, निकाल दिया जाए और हटा दिया जाए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? अल्काइल रेडिकल बन जाएगा। अब इस बात से क्या मुराद है? तो इस बात से मुराद है कि अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखूं, तो एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ मीथेन की, जो कि एक अल्केन है, मीथेन, और इसका फॉर्मूला है CH4। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो कि हम पहले से ही लिखना सीख चुके हैं, वो किस तरह से है कि कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अब अगर हमने इसे अल्काइल रेडिकल बनाना है, तो इन चारों में से कोई एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए, और सपोज कर लें कि मैंने ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया, और इस हाइड्रोजन को हटाने के बाद ये कैसे बच जाएगा? इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम लगे हुए होंगे और एक बॉन्ड खाली पड़ा हुआ होगा। अब ये जो खाली बॉन्ड वाला CH3 है, ये अल्काइल रेडिकल है, और मीथेन से हासिल किया है, तो इसलिए ये मीथाइल है। ये क्या चीज है? ये मीथाइल है। अब इसके बाद है कि अल्काइल रेडिकल्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, यानी कि इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो कहते हैं कि इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, alkyl radicals are represented. Alkyl radicals are represented
आर रिप्रेजेंटेड बाय, किस चीज से रिप्रेजेंट किए जाते हैं? बाय कैपिटल आर। कैपिटल आर जो है वो अल्काइल रेडिकल्स का सैंपल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जहां पर भी कैपिटल आर लिखा हुआ नजर आए उसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई रेडिकल अल्काइल रेडिकल अटैच होगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि अल्काइल रेडिकल्स के मुतालिक है वो है इनका जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला, तो अल्काइल रेडिकल्स का जनरल फॉर्मूला क्या है? इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1। जैसे प्रीवियस टॉपिक में, यानी कि हमने होमोलोगस सीरीज के अंदर अल्केन्स का, अल्काइंस का और अल्कीन्स तीनों का जनरल फॉर्मूला पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही अल्काइल रेडिकल्स का भी एक जनरल फॉर्मूला है और ये है CnH2n+1। कहते हैं कि इसके बाद जो चीज हमारी हमें अल्काइल रेडिकल्स के टॉपिक में लिखनी चाहिए वो है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर से क्या मुराद है? नोमेनक्लेचर से मुराद है कि इनकी नेमिंग कैसे की जाएगी, नेम्स कैसे इन कंपाउंड्स को दिए जाएंगे। तो कहते हैं कि आप क्या करें, क्योंकि हम अल्काइल रेडिकल्स को ड्राइव कर रहे हैं अल्केन से, तो इसलिए इनकी जो नेमिंग होगी वो भी अल्केन से ही ड्राइव होगी। और हम कहेंगे देयर नेम्स आर, देयर नेम्स आर रिटन इनके नाम लिखे जाते हैं बाय रिप्लेसिंग ANE, रिप्लेस करके किस चीज को? ANE ऑफ अल्केन, अल्केन्स के नाम के एंड में पाए जाने वाले ANE को हटा दें और इसको रिप्लेस कर दें किस चीज से? बाय YL। अल्केन्स के नाम के एंड में जो ANE पाया जाता है उसको YL से रिप्लेस कर दिया जाए अगर, तो हमें जो चीज मिलेगी वो क्या होगा? वो अल्काइल रेडिकल्स का नाम होगा। अब इससे क्या मुराद है इसको आप यहाँ पे देख लें। ये एग्जाम्पल मैंने लिखी थी मीथेन की, और मीथेन के नाम के एंड में पाया जा रहा था ANE। इस मीथेन से जो कि अल्केन था, जब मैंने अल्काइल रेडिकल बनाया तो मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम मेथ को सेम रखा, जबकि ANE को हटाकर मैंने उसकी जगह YL अटैच कर दिया और इस तरह से हमारा अल्काइल रेडिकल का नाम बन गया जो कि मीथाइल बना था। अब इसके बाद आपकी किताब में अल्काइल रेडिकल्स के टॉपिक के अंदर एक टेबल दिया हुआ है और उस टेबल में अल्केन्स के पहले नाम लिखे हुए हैं, फिर अल्केन्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है, फिर उससे अल्काइल रेडिकल्स बनाए गए हैं और फिर उन अल्काइल रेडिकल्स के नाम लिखे गए। तो ये टेबल अगर आपको याद हो जाए तो काफी हद तक अल्काइल रेडिकल्स का टॉपिक आपको वैसे ही समझ आ जाएगा और लिखना भी आ जाएगा, आसान है कि लिखना। इस टेबल को लिखने के लिए हमने एक पहले से ही लेक्चर पढ़ा हुआ है और वो हमारा लेक्चर था मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के नाम से। उसके अंदर हमने 10 हाइड्रोकार्बन्स और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि अल्केन्स के नाम और उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना सीखा था। अब उनके अंदर पहला जो अल्केन था, यानी वो अल्केन जिसमें कार्बन एक होता है, उसका नाम है मीथेन और मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH4। और हमने ये कहा कि जब हम अल्केन से अल्काइल रेडिकल बनाएंगे तो क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देंगे। अब देखें यहाँ 4 हाइड्रोजन है, इनमें से किसी एक को अगर मैं रिमूव कर दूं तो बाकी कितने हाइड्रोजन बच जाएंगे? 3 हाइड्रोजन बच जाएंगे। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि जब हम मीथेन से मीथाइल बनाएंगे तो एक बॉन्ड खाली रह जाएगा। अब यहाँ पे मैं वही बॉन्ड लगा रही हूँ जो कि खाली है, जिसके साथ कोई चीज अटैच नहीं है, ये माइनस का साइन नहीं है बल्कि ये बॉन्ड है। तो ये जो अब हमने फॉर्मूला लिखा है ये है अल्काइल रेडिकल का
और वो अल्काइल रेडिकल जिसमें एक कार्बन हो उसका नाम कहाँ से हम लेंगे, इस अल्केन से लेंगे। और अल्केन के लास्ट 3 लेटर्स यानी ए एन ई को हटा के इसकी जगह हम लगा देंगे वाई एल और नाम बन जाएगा मीथाइल। 2 कार्बन वाला जो अल्केन है उसका नाम है ईथेन। ईथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ईथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6 और यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद बच जाएगा C2H5 और ईथेन से नाम बन जाएगा इथाइल। फिर इसी तरह से 3 कार्बन वाला कंपाउंड जिसका नाम है प्रोपेन। प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C3H8, इससे एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो C3H7 बच जाएगा और नाम बन जाएगा प्रोपाइल। फिर नेक्स्ट हमारा जो अल्केन है उसका नाम है ब्यूटेन। ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C4H10 और इससे हम करेंगे अल्काइल रेडिकल हासिल, यानी कि एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और इससे मिलने वाला जो अल्काइल रेडिकल है उसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल। फिर 5 कार्बन वाला जो हमारा अल्केन है उसका नाम है पेंटेन। पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12 और इसके अंदर से एक हाइड्रोजन रिमूव करने से हो जाएगा C5H11 और नाम बन जाएगा पेंटाइल। उसके बाद आ जाता है 6 कार्बन वाला कंपाउंड यानी अल्केन, नाम है उसका हेक्सेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H14 और अल्काइल रेडिकल बन जाएगा C6H13 और इसका नाम बन जाएगा हेक्साइल। फिर हम चलते हैं 8 कार्बन वाले कंपाउंड में जिसका नाम है ऑक्टेन और ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H18। इससे हासिल होने वाला अल्काइल रेडिकल है C8H17 और नाम इसका बन जाएगा ऑक्टाइल। 9 कार्बन वाले कंपाउंड का नाम नोनेन है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H20 है। इससे अल्काइल रेडिकल जब बनेगा तो C9H19 बच जाएगा और नाम इसका नोनाइल बन जाएगा। 10 कार्बन वाले कंपाउंड का नाम डीकेन है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H22। इसका अल्काइल रेडिकल C10H21 और इससे बनने वाले अल्काइल रेडिकल का नाम हो जाएगा डीकाइल। तो ये है वो टेबल जो आपकी किताब में पेज नंबर 67 पे दिया हुआ है। 67 पे दिया हुआ है और इस टेबल को याद करना इंतहाई आसान है। आप पहले अल्केन्स के नाम लिखें, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज लिखें, फिर उनमें से एक एक हाइड्रोजन रिमूव करते जाएं और नाम के एंड के 3 लेटर्स को रिप्लेस कर दें बाय एल से। इस तरह से तमाम अल्काइल रेडिकल्स बन जाएंगे। अब देखें, हमने ये कहा कि जब भी हम हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो अल्काइल रेडिकल बनेगा। ये तब तक ठीक था जब तक हमारे पास एक कार्बन था और उस एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन थे। लेकिन जैसे ही हम पहुंचे 3 कार्बन वाले कंपाउंड पे जिसका नाम है प्रोपेन और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा C3H8। अब इस 3 कार्बन वाले कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसका कॉन्डेंस फॉर्मूला बनता है CH3CH2CH3। अब अगर आप यहां गौर से देखें तो यहां पर पूरे फॉर्मूला के अंदर 2 तरह के कार्बन हैं। एक वो कार्बन जिसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और ये भी वैसा ही कार्बन है एग्जैक्टली जैसा फर्स्ट कार्बन था कि कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। और क्योंकि ये दोनों कार्बन
एंड्स पर पाए जा रहे हैं। तो एंड्स पर पाए जाने वाले कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन को हम टर्मिनल हाइड्रोजन कहते हैं और इन दोनों कार्बन को टर्मिनल कार्बन कहेंगे। टर्मिनल का मतलब होता है सिरे, एंड्स। अब जैसे अगर ये पेन है और इस पेन के ये दोनों एंड्स हैं तो हम ये कहेंगे कि इसके दो टर्मिनल्स हैं, एक को हम लेफ्ट टर्मिनल और दूसरे को राइट टर्मिनल कहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही इस फॉर्मूला के अंदर भी दो कार्बन हैं जो कि स्टार्टिंग कार्बन और एंडिंग कार्बन है और इनको टर्मिनल कार्बन और इनसे अटैच्ड हाइड्रोजन को टर्मिनल हाइड्रोजन कहा जाता है। तो ये दोनों है टर्मिनल हाइड्रोजन। जबकि ये जो हमारा सेंटर में पाया जाने वाला कार्बन है, इस कार्बन को अगर आप गौर से देखें तो इसके साथ लगे हुए हैं दो हाइड्रोजन और क्योंकि ये सेंटर में पाया जाता है तो इसलिए इस कार्बन को सेंट्रल कार्बन कहा जाता है और इसके साथ अटैच्ड हाइड्रोजन को सेंट्रल हाइड्रोजन कहा जाता है। अब देखें, पहले तो हमने ये कहा कि आप क्या करें, आप हाइड्रोजन को रिमूव कर दें। वहां तो कोई मसला ही नहीं था, चारों हाइड्रोजन एक ही जैसे थे, एक ही कार्बन से अटैच थे। लेकिन यहाँ पर सारे के सारे कार्बन भी एक जैसे नहीं है और सारे के सारे हाइड्रोजन भी एक जैसे नहीं है। तो फिर क्या हम टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव करें या फिर सेंट्रल हाइड्रोजन को रिमूव करें? कि देखिए, अगर हम टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो बनेंगे तो अल्काइल रेडिकल्स ही, लेकिन इन अल्काइल रेडिकल्स का नाम अलग होगा उन रेडिकल से जहां पर हम सेंट्रल हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि प्रोपेन जो कि CH3 CH2 CH3 है, इससे हम एक नहीं बल्कि दो तरह के हाइड्रोजन अल्काइल रेडिकल्स को हासिल कर सकते हैं। उनमें से एक वो रेडिकल्स होंगे जिनमें हम टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और चाहे आप फर्स्ट कार्बन से कर लें या लास्ट कार्बन से कर लें तो रेडिकल हमारा बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और एक बॉन्ड बच जाएगा, यानी कि मैंने लास्ट कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। अब लास्ट कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करने से ये जो नया कंपाउंड बना ये अल्काइल रेडिकल है और क्योंकि यहाँ प्रोपेन था और ये प्रोपेन भी कैसा था, स्ट्रेट चेन में पाया जाने वाला, इसलिए इसका नाम है एन प्रोपेन। इसका नाम है एन प्रोपेन और इससे बनने वाले अल्काइल रेडिकल का नाम है एन प्रोपाइल। यानी नाम बिल्कुल सेम रहा, सिर्फ हमने एन की जगह क्या लगा दिया, YL लगा दिया। लेकिन अगर ये टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव ना किए जाए बल्कि हम सेंट्रल हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, किस हाइड्रोजन को रिमूव करें, सेंट्रल हाइड्रोजन को, तो फिर जो रेडिकल बनेगा वो कैसा नजर आएगा, वो होगा CH3 CH और CH3। अब यहां देखें कि सेंटर में कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन थे लेकिन अब एक हाइड्रोजन बचा हुआ है और इस फोर्थ बॉन्ड से मैंने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। लेकिन समझने की बात यह है कि जब भी प्रोपेन में सेंट्रल कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो इस तरह के प्रोपाइल ग्रुप को आइसोप्रोपाइल कहा जाएगा, आइसोप्रोपाइल कहा जाएगा, आइसोप्रोपाइल कहा जाएगा इसको। अब फिर आइसोप्रोपाइल और एन प्रोपाइल, इन दोनों रेडिकल्स को डिफाइन कर लेते हैं और इनको डिफाइन कैसे करेंगे, हम ये कहेंगे कि when
हाइड्रोजन व्हेन टर्मिनल हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन? व्हेन टर्मिनल हाइड्रोजन, व्हेन टर्मिनल हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, रिमूव किया जाए, इज रिमूव्ड फ्रॉम स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन प्रोपेन, it is called, it is called, इसको क्या कहेंगे? it is called n प्रोपाइल, इसको हम n प्रोपाइल कहेंगे, n प्रोपाइल कहेंगे। जबकि हमारे आइसोप्रोपाइल की क्या डेफिनेशन बनेगी? तो हम क्या कहेंगे? डेफिनेशन में हम लिखेंगे व्हेन हाइड्रोजन फ्रॉम, व्हेन हाइड्रोजन फ्रॉम central carbon, when hydrogen from central carbon is removed, is removed from straight chain, from straight chain compound, from straight chain compound, it is called, it is called isopropyl, इसको क्या कहेंगे? it is called isopropyl। इनके बाद जो एग्जाम्पल आपकी बुक ने डिस्कस की है वो है ब्यूटेन की। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला है CH3 CH2 CH2 और CH3। अब देखें यहाँ पर भी अगर इस कंपाउंड में भी आप गौर करें तो दो ऐसे कार्बन हैं जिनको हम टर्मिनल कार्बन यानी कि इनसे अटैच्ड हाइड्रोजन को टर्मिनल हाइड्रोजन कहेंगे, और दो ऐसे कार्बन हैं कि जो सेंटर में पाए जा रहे हैं और बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इन दोनों सेंटर में पाए जाने वाले कार्बन को सेंट्रल कार्बन और इनसे अटैच्ड हाइड्रोजन को सेंट्रल हाइड्रोजन कहेंगे। ये टर्मिनल हाइड्रोजन PH एंड सेंट्रल हाइड्रोजन CH। अब कहते हैं कि अगर हमने ब्यूटेन में से टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव किया, टर्मिनल हाइड्रोजन को अगर हमने रिमूव किया तो बेशक फर्स्ट में से या लास्ट में से, तो हमारा जो रेडिकल बनेगा वो CH3 CH2 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 और बॉन्ड बच जाएगा। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है? मैंने लास्ट कार्बन में से हाइड्रोजन को रिमूव किया, और क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब तमाम कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में जुड़े हों तो नाम से पहले n ऐड कर दिया जाता है, और क्योंकि ये ब्यूटेन है, स्ट्रेट चेन है, इसलिए इसका नाम बन गया n ब्यूटेन, और इससे बनने वाले रेडिकल का नाम बन जाएगा n ब्यूटाइल, n ब्यूटाइल। लेकिन वो कार्बन जो कि दोनों सेंटर में पाए जाते हैं, अब इस बात को आप गौर से सुनिएगा कि ये जो सेंटर में पाया जाने वाला कार्बन है, इस कार्बन पे अगर आप गौर करें, फोकस करें, तो ये कार्बन डायरेक्टली दो और कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन डायरेक्टली दो और कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन की बात करें। और अगर आप इस कार्बन को भी देखें तो ये कार्बन भी डायरेक्टली दो और कार्बन से जुड़ा हुआ है। मैं डायरेक्टली की बात कर रही हूँ, तो डायरेक्ट बॉन्ड बना के इस कार्बन के साथ एक ये जुड़ा हुआ है और दूसरा ये आगे जितने मर्जी कार्बन से जुड़ जाए उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। वो कार्बन जिस पे हम फोकस कर रहे हैं वो डायरेक्टली अगर दो मजीद कार्बन से जुड़े तो इस तरह के कार्बन को सेकेंडरी कार्बन कहते हैं, और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को सेकेंडरी हाइड्रोजन कहा जाता है।
अब इससे जब रेडिकल बनेगा, चाहे हम इस कार्बन में से हाइड्रोजन निकाल दें या इसमें से निकाल दें, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा CH3 CH CH2 CH3। मैंने ये पहले वाले कार्बन में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। अब इस रेडिकल का नाम बनेगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। आपकी बुक ने SEC लिखा हुआ है और ये CSEC से मुराद है सेकेंडरी, और क्योंकि ये ब्यूटेन से बना है तो इसलिए सेकेंडरी ब्यूटाइल रेडिकल का नाम बन गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। और सेकेंडरी ब्यूटाइल बना कैसे? तो सेकेंडरी ब्यूटाइल तब बना जब हमने सेंट्रल हाइड्रोजन को रिमूव किया। सेंट्रल हाइड्रोजन को रिमूव करने से क्या चीज बनी? सेकेंडरी ब्यूटाइल बना। जबकि एन ब्यूटाइल कैसे बना? जब हमने टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव किया। टर्मिनल हाइड्रोजन के रिमूव करने से बनेगा एन ब्यूटाइल, जबकि सेंट्रल हाइड्रोजन के रिमूव करने से बनेगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब देखें, ये हमने वो ब्यूटाइल लिखा जिसको हमने एन ब्यूटेन नाम दिया, लेकिन आप ये पढ़ चुके हैं कि ब्यूटेन सिर्फ स्ट्रेट चेन नहीं होता, बल्कि इसके ऊपर कोई ब्रांच भी अटैच हो सकती है। और अगर इसके साथ ब्रांच अटैच हो जाए तो ये किस तरह का बन जाएगा? ये नजर आएगा CH3 CH3 तीन कार्बन हो गए और सेंटर में एक ब्रांच लग जाएगी जो कि CH3 है। अब इस पूरे कंपाउंड के अंदर 4 कार्बन है इसलिए ये ब्यूटेन है, लेकिन क्योंकि सेकेंड कार्बन पे एक ब्रांच लगी इसलिए इसका नाम हो गया आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन इस कंपाउंड का नाम हो गया। अब इस आइसोब्यूटेन के अंदर गौर से सुने के बाद कि 3 ऐसे कार्बन हैं जिनको हम टर्मिनल कार्बन कहेंगे, और इन तीनों कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को टर्मिनल हाइड्रोजन कहेंगे, जबकि सिर्फ एक ऐसा कार्बन है जिसको हम सेंट्रल कार्बन कहेंगे और इससे अटैच हाइड्रोजन को सेंट्रल हाइड्रोजन कहेंगे। अब अगर हम यहाँ पे पॉसिबिलिटीज चेक करें तो अभी भी हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटीज है कि या तो ये हमारे टर्मिनल हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए या फिर सेंट्रल हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। तो हम लिख लेते हैं कि जब इन टर्मिनल कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन तीनों में से किसी एक कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ये जो नया रेडिकल बनेगा वो कैसा नजर आएगा? CH3 CH CH2 और CH3, यानी कि इस कार्बन से मैंने हाइड्रोजन को रिमूव किया। इसी तरह से यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है और यहाँ से भी। अब क्योंकि कंपाउंड आइसोब्यूटेन है और टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो नाम के अंदर ये हिस्सा, ये पार्ट तो सेम रहेगा, सिर्फ ANE की जगह क्या चेंज आ जाएगा? YL आ जाएगा और नाम बन जाएगा आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल। लेकिन अब गौर से सुने कि ये वो कार्बन है जो डायरेक्टली 3 मजीद कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये वो कार्बन था जो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा था, इसलिए सेकेंडरी कार्बन कहला रहा था। ये वो कार्बन है डायरेक्टली जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए टर्शरी कार्बन कहलाता है। ये कौन सा कार्बन है? ये है टर्शरी कार्बन। और अगर इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो फिर बनने वाला रेडिकल कैसा नजर आएगा? रेडिकल होगा CH3 ऊपर वाली ब्रांच और ये थर्ड कार्बन, जबकि इसके साथ लगा हुआ हाइड्रोजन रिमूव हो गया। और क्योंकि टर्शरी कार्बन से रिमूव हुआ तो इसलिए नाम बन जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल। और आपकी बुक में TER लिखा हुआ होगा, उससे भी मुराद टर्शरी ब्यूटाइल ही है। लेकिन अब यहाँ गौर से देख लें कि हमने ये कहा कि जब टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव होगा तो बनने वाला रेडिकल किस तरह का होगा? आइसोब्यूटाइल होगा। और जब सेंट्रल हाइड्रोजन रिमूव होगा तो बनने वाला रेडिकल टर्शरी ब्यूटाइल होगा।
अब ये दोनों एग्जांपल्स हैं जो आपकी बुक ने डिस्कस की हैं, और जैसे जैसे हम ज्यादा कार्बन वाले अल्केन से अल्काइल रेडिकल्स बनाएंगे तो पॉसिबिलिटीज इंक्रीज होती जाएंगी, यानी कि हर कार्बन से हाइड्रोजन निकलने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी, जिसका मतलब ये है कि ज्यादा कार्बन वाले अल्केन से ज्यादा तरह के अल्काइल रेडिकल्स हासिल किए जा सकते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। आप इस लेक्चर को एज इट इज लिख देंगे अगर आपको ये पेपर में आता है। और अगर आपसे सिर्फ क्या पूछ लिया जाए, सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाए, तो डेफिनेशन के साथ आपने डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने उसके साथ उसकी रिप्रेजेंटेशन लिख देनी है, उसके बाद आपने नॉमेनक्लेचर लिखना है और साथ ही आपने जनरल फार्मूला लिखना है। और अगर आपसे ये एग्जांपल्स पूछ ली जाए तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अगर आ जाए तो फिर आपने ये पूरा टॉपिक एज इट इज लिखना है। अब यहाँ एक चीज आपको मिसिंग लग रही होगी कि मैंने 7 कार्बन वाले अल्केन की एग्जाम्पल नहीं दी, तो इससे बनने वाला कौन सा रेडिकल होगा, इसका नाम क्या है? इसका नाम मैं आपको बता देती हूँ, ये हेप्टेन है। हेप्टेन। इससे बनने वाले अल्काइल रेडिकल का नाम, उसका फॉर्मूला या कमेंट सेक्शन में टाइप करें ताकि मुझे ये पता चल सके कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया। अल्लाह हाफिज।